आप सबको मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे और इसकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी टेम्परेरी बेस पे वो थी न्यूयॉर्क और बाद में वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस देश के फीचर्स की आज हम बात करते हैं। ये संविधान दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शायद इसका ये कारण है कि बाकी देशों की तरह अमेरिका वॉज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल और जब इन्हें आज़ादी मिली तो इन्होंने अपने संविधान का निर्माण करने की कोशिश की और उससे पहले शायद किसी भी कंट्री ने अपने संविधान को लिखने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए ये दुनिया का सबसे पहला एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। हमने कहा था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही यूनिक फीचर क्या है कि ये दुनिया का सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें 196 आर्टिकल हैं। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें 138 आर्टिकल्स हैं। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये दुनिया का सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। इसके बाद आएगा कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो वो होता है लचकीला संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें बदलाव करने की जो विधि है, जो तरीका है वो बहुत ज्यादा टफ है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए जो अमेरिकन कांग्रेस के दोनों सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, दोनों का 2/3 मेजोरिटी से अलग अलग अप्रूवल लेना पड़ता है और उसमें जो 50 स्टेट्स हैं उनका भी 3/4 अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है, तब जाके उस संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है। अमेरिका का संविधान कितना रिजिड है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस संविधान को बने हुए ये 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। इसे बने हुए नियर अबाउट 235 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसमें आज तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे 1991-2 में, तब भी संविधान में इतनी ही अमेंडमेंट्स थी 27। तो मैंने थोड़ा सर्च करके देखा कि शायद कुछ नई अमेंडमेंट्स हुई हों। तो आज भी अगर आज की डेट में हम देखें तो आज भी इसमें 27 अमेंडमेंट्स ही हैं। सो अमेरिका का संविधान एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इस संविधान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो कोई भी संस्था है, वो कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है, कोई किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती है जो कि संविधान का विरोध करता हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे ऑर्डर को, ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संविधानिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो एक सुप्रीम लॉ उसको माना जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अमेरिका में एज क्वाइट ऑपोजिट टू ब्रिटेन देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें विधानपालिका और कार्यपालिका में गहरे संबंध नहीं होते हैं, दोनों को सेपरेट रखा गया है। विधानपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है और उसमें जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है। जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है तो उनका टेन्योर फिक्स नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जो मेजोरिटी होनी चाहिए, जैसे ही वो मेजोरिटी लूज करते हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है और जो सरकार है वो गिर जाती है।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुना जाता है और 4 साल के बाद ही वहाँ पे इलेक्शंस होती हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लीप ईयर चल रहा है 2024 और 2024 में प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर शुरू हो चुका है और नवंबर तक सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और फिर नवंबर में जाके वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके लिए इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट की जाएगी। तो वहाँ पे टेन्योर बिल्कुल फिक्स्ड है, वहाँ पे कोई नॉमिनल हेड नहीं है। जो प्रेसिडेंट है ही इज अ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जैसे इंग्लैंड की बात की थी कि वहाँ पे राजा जो है वो स्टेट का हेड है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन अमेरिका में दोनों का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। तो वहाँ पे इस लिहाज से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने बात की है कि जा तो यूनिटरी स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं अडॉप्ट फेडरल सिस्टम को। तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से अमेरिका का दुनिया में 3rd रैंक है। तो इतनी बड़ी कंट्री है तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकती है, इसलिए देयर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे केंद्र और राज्य सरकारों में पावर्स का बंटवारा किया गया है और वहां पे 2 तरह की सरकार है, एक है केंद्रीय सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। सो 2 तरह की सरकारें हैं और इसी के साथ जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एक और फीचर होता है कि वहां पे जो नागरिक हैं उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है। तो अमेरिका उस कंडीशन को भी पूरा करता है। वहां के जो नागरिक हैं उनको 2 तरह की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, एक तो अमेरिका की और दूसरा जिस स्टेट में वो रह रहे हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में अमेरिका में 13 स्टेट्स थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया और टुडे देयर आर 50 स्टेट्स इन अमेरिका। ये एक अलग स्टोरी है, हम कभी किसी वीडियो में फिर जरूर डिस्कस करेंगे कि अमेरिका का ये सफर 13 स्टेट से 50 स्टेट्स तक कैसे पहुंचा, इसकी बात भी हम जरूर करेंगे। तो इसके साथ एक और बात है, जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर जो स्टेट्स होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग होते हैं। तो अमेरिका ने इस कंडीशन को भी पूरा किया है। अमेरिका में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा जो स्टेट्स हैं उनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, पर उन पे कंडीशन है कि जो स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। एक और है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अमेरिका में उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। ये फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलता जुलता है कि वहां पे व्हाट इज नोन एज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अमेरिका में जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं और वहां पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम अमेरिका के बाकी फीचर्स की बात करें तो वहां पे एक बड़ा रोचक फीचर है जो बाकी संविधानों में हमें कम देखने को मिलता है, जिसकी हमारे इंडिया के स्टूडेंट ज्यादातर स्टडी करते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड के संविधान की स्टडी की है, जहां हम इंडिया के संविधान की स्टडी करते हैं तो वो इससे थोड़ा अलग है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि अमेरिका ने मोंटेस्क्यू जो थे, जो फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल की बात की थी। उनका कहना था कि ये तीनों पावर्स जो सरकार के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। लेजिस्लेचर कानून का निर्माण करने का काम करती है और जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून को लागू करती है और जुडिशरी उस कानून की व्याख्या करती है। तो मोंटेस्क्यू का कहना था कि इनको एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस करने से जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो अमेरिका ने इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है। लेकिन अगर तीनों को अलग अलग पावर दी जाए और वो एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये जो उनको इंडिपेंडेंस मिली है, ये जो आज़ादी मिली है काम करने की, ये डिक्टेटरशिप का रूप भी ले सकती है। तो इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए अमेरिका ने एक और सिद्धांत को अडॉप्ट किया, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसका मतलब है कि वहां के जो 3 ऑर्गन हैं
वो तीनों एक दूसरे के काम को चेक भी करेंगे। जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम को चेक करेगी, और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के काम को चेक करेगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, उस पर तो पूरा क्वेश्चन बनता है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन, आपको मैं फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि जो जैसे वहां पे अमेरिकन कांग्रेस वहां पे किसे कहते हैं, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट को हम सांसद कहते हैं और ब्रिटेन में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसे अमेरिका में पार्लियामेंट को अमेरिकन कांग्रेस कहते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, ये वहां पे पार्लियामेंट का नाम है। तो अमेरिकन कांग्रेस जो भी कानूनों का निर्माण करती है, अगर वो कोई उसको चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर का प्रयोग कर सकती है, और वहां पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर का प्रयोग करने की भी प्रेसिडेंट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस को कौन चेक कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट और जुडिशरी दोनों, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से दूसरे ऑर्गन्स को भी चेक किया जाता है और जो पावर है उसमें बैलेंस बना रहता है। सो इन दोनों प्रिंसिपल्स को जो अमेरिका है उसने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस के 2 सदन हैं, जस्ट लाइक इंडिया एंड ब्रिटेन। उनके दोनों सदनों के नाम हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर हाउस है और जो सेनेट है वो अपर हाउस है। इसमें भी बड़ा अलग सा, बड़ा रोचक सा है कि अमेरिकन जो दोनों सदन हैं अमेरिकन कांग्रेस के, दे आर बोथ इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे इंडिया में जैसे है कि लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों के मेंबरों का ही जो चुनाव है वो लोग करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टेन्योर है वो 2 साल है, और जो सेनेट है वो 6 इयर्स के लिए काम करती है, लेकिन वो एक परमानेंट हाउस है, उसमें हर मेंबर का टर्म 6 इयर्स है, और हर 2 साल बाद उसके जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा वहां की जो जुडिशरी है, वहां की जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू अदर 2 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों दी गई है ये पावर उसको ज्यादा, क्योंकि जुडिशरी जो है इट प्रोवाइड्स जस्टिस टू द पीपल एंड इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो केंद्रीय और राज्य सरकारों में होने वाले झगड़ों का निपटारा करती है, लोगों को न्याय देती है, तो इसलिए जुडिशरी का सुप्रीम होना जरूरी है। और इसको सुप्रीम पावर देने के लिए अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, जिससे वो अमेरिकन कांग्रेस द्वारा पास किए गए किसी भी कानून पर रिव्यू कर सकती है कि क्या वो सही है या गलत है। और अगर वो लोगों के अधिकारों का विरोध करता है या कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है, तो जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको इलीगल, जो हम कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें तो बाई पार्टी सिस्टम। अमेरिका में भी इंग्लैंड की तरह बाई पार्टी सिस्टम ही है। शुरू से ही वहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वन इज नॉन एज रिपब्लिकन पार्टी एंड अनदर वन इज डेमोक्रेटिक पार्टी। इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट भी जो इलेक्शन होने वाली है उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कमला हैरिस हैं वो कैंडिडेट हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। सो वहां पर शुरू से ही जो है वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे बिल्कुल क्लियर है, मतलब जो फेस हैं प्रेसिडेंट के वो इलेक्शन के टाइम लोगों को क्लियर कर दिए जाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से कौन होगा और डेमोक्रेटिक से कौन होगा। हमारी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पता नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर का फेस होगा। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में डिक्लेयर ही नहीं करती हैं कि सीएम का फेस कौन होगा या पीएम का फेस कौन होगा, और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि लोगों को कंफ्यूजन रहती है। आप जब इलेक्शन में वोट देने जाते हो तो आप देखते हो वहां पे इतनी लंबी लिस्ट होती है, कभी कभी 26, 27, 28 कैंडिडेट होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बस ऊपर वाले हम देखते हैं, उन्हीं को हम क्लिक कर देते हैं जब वोट डालते हैं, नीचे वाले कैंडिडेट को तो कोई चेक ही नहीं करता है। सो हमारे इधर बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अमेरिका में 2 ही कैंडिडेट हैं, जहाँ तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देनी है, जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को। तो वहां पर बाई पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। हालांकि क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये भी जो वोटर्स हैं उनके लिए जो चॉइस है
वो बहुत लिमिटेड है। सो हर जो सिस्टम होता है उसके प्रॉस और कॉन्स तो होते ही हैं। इसके बाद है इसका बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें, जैसे हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स तो हर कंट्री में ही जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे नागरिकों को मिलते ही हैं। अमेरिका में भी वही राइट्स हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन को हैं, जहाँ ब्रिटेन के सिटीजन को हैं, लेकिन वहाँ पे एक राइट थोड़ा अलग सा है और वो है राइट टू कीप आर्म्स। वहाँ पे नागरिकों को हथियार रखने की जो है वो छूट दी गई है। तो वो थोड़ा अलग है। शायद ये अधिकार इसलिए भी दिया गया कि अमेरिका एक बहुत बड़ी स्टेट है और वहाँ पे लोग दूर-दराज इलाकों में रहते हैं। सो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएँगे किसी और कंट्री के फीचर्स। तो जाते-जाते आपसे एक सवाल करना है कि जैसे हम इंडिया में 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या अमेरिका भी अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है? तो आपने वो डेट मुझे बतानी है कि अमेरिका कब अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, बाय बाय।